नमस्ते। आयुर्वेद शास्त्र व्यवहार नाम से एक छोटा ज्ञान यज्ञ शुरू करेंगे। आज गुरु पूर्णिमा 2024 के दिन से उसमें जो सबसे पहला विषय है वो है शुद्ध आयुर्वेद का निश्चित अर्थ क्या है। शुद्ध आयुर्वेद पहले व्यास कमेटी ने लाया। शुद्ध आयुर्वेद का अभ्यासक्रम लाना चाहिए, पाठ्य पुस्तक में शुद्ध आयुर्वेद रहना चाहिए। उसके पहले भी शुद्ध आयुर्वेद के नाम का प्रयोग हुआ, लेकिन जो व्यास कमेटी का जो उद्देश्य था शुद्ध आयुर्वेद का पाठ्यक्रम रहना चाहिए, और उसके कारण वहाँ से जो उत्तीर्ण स्नातक रहेंगे वो शुद्ध आयुर्वेद का व्यवसाय कर सकेंगे, ऐसी उनकी धारणा थी। लेकिन वो पूरी ना हो पाई, इतिहास है। शुद्ध आयुर्वेद यानी क्या, इसका अर्थ यदि निश्चित होता तो ये उद्देश्य सफलता तक पहुंच जाता। शुद्ध आयुर्वेद की निश्चिति जो मैंने अपने गुरुजनों से सीखी, उसका कुछ अंश यहाँ पर मैं बताऊंगा। पहले तो ये समझ लें, शुद्ध आयुर्वेद का व्यवसाय करना है, उसको मेडिकल साइंस की तरह अपने व्यवहार में लाना है, तो शुद्ध आयुर्वेद बेसिकली आयुर्वेद ये परंपरागत सिर्फ वैद्यक है, परंपरागत वैद्य है कि एक वैद्यक शास्त्र है कि जिसकी कुछ पूर्व पीठिका है, जिसकी पार्श्वभूमि पर वो आरूढ़ होकर व्यवहार करने के लिए कुछ निश्चित आधार प्रदान करता है। तो शास्त्र और परंपरा, इसमें जो सबसे बड़ी धारणा है, शास्त्र की जो मूल व्याख्या है, वो ऐसे है कि जो कार्य कारण संबंध से स्पष्ट करना संभव है उसको शास्त्र कहा जाता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से जो कुछ हम दूसरे को बता सकते हैं, ये ऐसा हुआ क्योंकि इसका कारण ऐसा है, ये ऐसा हुआ क्योंकि इसके ये 10 कारण हैं, ये ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इसके ये 5 कारण हैं, कुछ भी हो इस तरह से। और इस तरह से कार्य कारण संबंध से आयुर्वेद का व्यवहार जुड़ा हुआ है। अतः आयुर्वेद एक परिपूर्ण वैद्यक शास्त्र है, न कि केवल परंपरागत वैद्य। इसकी परंपरा तो सालों से है, लेकिन ये परिपूर्ण वैद्यक शास्त्र है। इसकी मूल धारणा यदि पहले है तो सिर्फ शुद्ध आयुर्वेद का व्यवहार करना चाहिए, इसके लिए हम हट कर सकते, क्योंकि यदि शास्त्र ही नहीं है तो वो परिपूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए पहले ये समझ लें, आयुर्वेद पूर्ण शास्त्र है जो कार्य कारण संबंध से स्पष्ट किया जा सकता है। शुद्ध आयुर्वेद के कुछ मूल स्तंभ है जहां से उसकी शुद्धता निश्चित की जा सकती। पहला है परीक्षण, दूसरा है निदान, और तीसरा है चिकित्सा। हम हमेशा शुद्ध आयुर्वेद जब बोलते हैं तो हम कौन सी औषधि या कौन सा पथ्य बताते हैं, उसके आधार से हम उसकी शुद्धता निश्चित करने की वृथा प्रयत्न करते हैं। शुद्ध आयुर्वेद का मूल जो है वो ये तीनों ही आधार के कारण ही परिपूर्ण होता है, क्योंकि जो कुछ औषधि की योजना या पथ्य की योजना हम करेंगे वो एक निश्चित निदान पर आधारित होगा, वो शुद्ध होना जरूरी है। हम जो कुछ भी निदान करेंगे
उसकी शुद्धता जिस परीक्षण के आधार से हम निदान करेंगे उस पर निर्भर होगा। अतः शुद्ध आयुर्वेद की निश्चितता करने के लिए परीक्षण, निदान और चिकित्सा, ये तीनों की शुद्धता जरूरी है। एग्जामिनेशन ऑफ डिसीज, एग्जामिनेशन ऑफ अ पेशेंट, डायग्नोसिस इन टर्म्स ऑफ दोष, प्रोग्नोसिस बेस्ड ऑन दैट डायग्नोसिस। हम साध्यता भी निश्चित कैसे करेंगे? उसके निदान के आधार पर। तो इसलिए निदान यदि शुद्ध है तो ही साध्यता शुद्ध आएगी। इसके सबके उदाहरण व्यवहार में कैसे रहते हैं ये मैं इसी में आगे बताऊंगा। उसी की तरह से ये जो शुद्ध आयुर्वेद का निदान हम करते हैं, उसके आधार से जो साध्यता का निर्धारण करते हैं, उस पर आधारित हम चिकित्सा की योजना करें तो वो चिकित्सा और वो वैद्य का व्यवहार शुद्ध रहेगा। अ फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग फॉर बीइंग अ मेडिकल साइंस क्या है? उसमें पहले मानव शरीर को अच्छी तरह से समझो, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बॉडी। क्या समझना है? पहले तो आरोग्य समझिए, पहले तो स्वास्थ्य समझिए, क्योंकि स्वास्थ्य में जो परिवर्तन है वही अस्वस्थ है। यानी जो हेल्थ है उसमें उसकी जो कुछ विडंबना निर्माण हो उसको इलनेस या व्याधि बोलेंगे। उसी तरह से अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिसिन, एनी क्यूरिंग डिसीज, दिस कैन बी अ हर्ब, दिस कैन बी अ डाइट, दिस कैन बी अ डेली रेजिम, कुछ भी हो, जिस तरह से या ये प्रोसीजर हो सकता है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिसिन, ह्यूमन बॉडी और मेडिसिन ये इंटरडिपेंडेंट है। जिस तरह से आप शरीर को समझोगे उसको दुरुस्त करने के लिए, जो हेल्थ से इलनेस में पहुंचा है, स्वस्थ से व्याधि तक पहुंचा है, उसको फिर से प्रस्थापित करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए हम जो कुछ उपाय योजना वहां पर करेंगे, कुछ मेडिकल इंटरवेंशन, थेरेपेटिक इंटरवेंशन, मैनेजमेंट जो करेंगे, वो यह ह्यूमन बॉडी यानी शरीर के ज्ञान के ऊपर रहेगा। हम शरीर को जिस तरह से समझे वहां से शुद्धता की शुरुआत। हम जो अभी जो प्रस्थापित वैद्यक व्यवहार है वो एलोपैथी से, वो किस तरह से शरीर को समझता है, उसको शरीर के समझने की तरह उसके अलग अलग है, वो अलग अलग तरीके से शरीर को समझेगा। और हम जिस तरह से शरीर को समझेंगे उस तरह से उसका व्यवहार होगा। इसलिए एलोपैथी के हिसाब से शरीर को समझना है, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, ये डाइजेशन सिस्टम है, ये मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम है, ये बोन स्ट्रक्चर है, ये रेस्पिरेशन सिस्टम है। अलग अलग सिस्टम्स में अलग अलग शारीरिक क्रिया की संस्थाओं के द्वारा एलोपैथी शरीर को समझती है। इट्स अ फिजियोलॉजी, हाउ दे अंडरस्टैंड द बॉडी along with the structures. But this is the way how allopathy understands the body. उसी तरह से योग भक्त जब शरीर को समझता है तो जो कुछ उसमें सुषुम्ना को कहना है, उसको ईड़ा को कहना है, उसको पिंगला को कहना है, उसके जो कुछ चक्र वो बताते हैं, ये चक्र के हिसाब से और शरीर में जो शक्ति का प्रचलन होता है, मूलाधार से लेकर जो सहस्रार तक लेकर जाना है, उसकी गति को जो समझना है, उसको समझने के लिए उसको शरीर को इस तरह से समझना पड़े। यदि कोई कल ऐसा कह दे कि सहस्रार चक्र यानी पीनल ग्लैंड
या मूलाधार चक्र यानी कॉक्सियल फ्लेक्सस या कॉक्सियल रीजन, तो ये इंटीग्रेशन शुरू हो गया। एक तरीके का जो शरीर का दृष्टिकोण है देखने का, उसको आपने करप्ट किया, उसको आपने अशुद्ध किया, क्योंकि उसके कारण योग शास्त्र की जो शुद्धता है वो बाधित होती है, उसके जो मूलभूत संकल्पना है वो बाधित होते। उसी तरह से जो वेद शरीर को समझता है, अलग अलग तरीके का कोश है, अन्नमय कोश से लेकर आनंद तक उसका प्रवास है, उसकी गति है। अन्नमय कोश यानी क्या? मनोमय कोश यानी मनोमय कोश को आपने माइंड बोल दिया, तो जो मनोमय से समझेगा वो माइंड से नहीं समझेगा। ये परिभाषा है, इसको आप उसका स्पष्टीकरण से समझ सकते हैं, लेकिन उसको आप ट्रांसलेट करके दूसरा शब्द ढूंढने की गलती करते हैं, तो ये अशुद्धता का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से दर्शन शास्त्र में 5 महाभूतों के द्वारा शरीर का निर्माण समझते हैं, जो हम पदार्थ विज्ञान में पढ़ाते हैं। लेकिन देखिए, हम आयुर्वेद में पंचमहाभूत से शरीर बनते हैं ऐसा देखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन हम दर्शन शास्त्र की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। उसके हिसाब से जो है, ये पंचमहाभूत से जीव को अलग करो, ऐसा दर्शन शास्त्र बोलता है, क्योंकि उनको मोक्ष चाहिए, हमें जीवित रखना है। पंचमहाभूत से शरीर देखने का तरीका दर्शन शास्त्र का है, यानी ईथर यानी आकाश महाभूत बोला तो गलत, तेज को फायर बोला तो तेज महाभूत से जो समझेगा वो फायर से नहीं समझेगा, सिर्फ हीट समझ में आएगी। लेकिन पंचमहाभूत होना यानी क्या, ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तेज महाभूत से आंखें बनती है, तो फायर से आंखें बनती है, ऐसा इंटीग्रेशन शुरू हो जाएगा। और इसके कारण क्या होगा, जो प्रस्थापित शास्त्र है वो ये नकारने की कोशिश करेगा कि तेज महाभूत नाम की कोई चीज नहीं रहती, क्योंकि उससे आंखें थोड़ी बनते, आंखें तो अलग है। ये जो गलतियां हैं, इसका पायाभूत जो मूल है वो इंटीग्रेशन है, यानी शुद्धता को अशुद्ध करके समझो और जो शुद्ध है उसको नकार दो। अब आयुर्वेद में आते हैं, हम जो शरीर समझते हैं वो दोष धातु और मल संभाषा में, मल परिभाषा में, यानी वात पित्त कफ और सप्त धातु और 3 मल, ये हमारा शरीर समझने का मूलभूत तरीका है। इसी तरह से जो शरीर में आयुर्वेद में जो शरीर बताया है उसको समझेंगे, उसको परीक्षण करने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे, तो वो परीक्षण जो आपको ज्ञान देगा वो ज्ञान शुद्ध रहेगा, इसलिए आप शुद्ध निदान पर पहुंच जाएंगे। इसलिए आपको आयुर्वेद की शुद्धता रखनी है, तो सर्वप्रथम आप आयुर्वेद का जो शरीर क्रिया है उसको अच्छी तरह से समझो। शरीर को, कौन से शरीर को देखना है ये समझो, और उस तरह से शरीर को देखने का आपका ज्ञान चक्षु विकसित करो, ये जरूरी है। दिस इज completely a change of orientation, surely, because हम 12वीं कक्षा तक जो पढ़ते हैं, जो शरीर को हम विजुअलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं, ये प्रकार का है जो सिस्टम है, इसको हम पढ़ते हैं। और हमें जो अब पढ़ना है और जो अब हमें शुरू करना है वो ये है। और इसको समझने के लिए सिर्फ चक्षु जरूरी नहीं रहते,
उसको पेशेंट का, रुग्ण का शरीर जरूरी है। रुग्ण के शरीर के आधार पर ही हम दोष धातु मल की भावना या संकल्पना विस्तृत तरह से समझ सकते हैं, सही तरह से समझ सकते हैं, उसका सत्यापन कर सकते हैं। इसीलिए ये जो है ये मृत शरीर में भी देखा जा सकता है, इसलिए ये सत्य लगता है। और ये मृत शरीर में अस्तित्व में नहीं है, ये सिर्फ सजीव शरीर में शरीर व्यवहार जब कर रहा है उसमें इसको समझना है। इसलिए इसको सत्य स्थापित करना केवल और केवल वैद्यक व्यवहार करते वक्त ही समझ में आता है। इसलिए विशेषतः प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के जो कुछ स्नातक हैं उनको ये विजुअलाइज करना और इसकी कल्पना करना, दोष यानी क्या, धातु कहाँ पर है, इसको मैं कैसे देखूं कि दोष का आवरण हो रहा है या धातु में दोष गया है, ये कैसे मैं विजुअलाइज करूं, ये समझना थोड़ा कठिन जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप रुग्ण परीक्षण करते जाते हैं वैसे वैसे आपका ये ज्ञान चक्षु खुल जाता है और आपको ये समझ में आना शुरू हो जाता है। इस तरह का शरीर देखते वक्त शास्त्र की गति कैसे रहती है ये समझें। इट स्टार्ट्स फ्रॉम माइक्रो स्टडी and ends into too gross। यानी ये शुरू करता है सेल से। सिस्टम जो इससे बनेगा, दोनों से बनेगा, फिजियोलॉजिकल रेंजिंग दिया जाता है। इट कम्स फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स। कुछ चीजें हटाई जाती हैं और एक हेल्थ करके एक डाटा क्रिएट किया जाता है और जो इसके इधर उधर पड़ता है उसको पैथोलॉजी बोला जाता है। इसको ठीक करने के लिए मेडिकल मेडिसिन एंड डाइटरी, ये जो कुछ बायोकेमिस्ट्रिकल चीज़ें हैं वो सब दिया जाता है। अब देखिए इसमें जो शरीर के बाहर है, यानी जो शरीर के बाहर है वो केमिस्ट्री, इसको शरीर में लाकर बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। लेकिन बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की जो बाहर है शरीर के उसकी तरह काम नहीं करता। इसके काफी अलग चर्चे रहेंगे, मैं सिर्फ ये संकल्पना आपके दिमाग में डाल रहा हूं, ये अलग विषय है बिल्कुल। लेकिन शरीर को जिस तरह से समझने की गति है वो बेसिकली माइक्रो से लेकर मैक्रो तक है, यानी ग्रॉस में है। सूक्ष्म से लेकर स्थूलता तक लेकर जाने की ये गति। लेकिन जो आयुर्वेद की गति है वो बिल्कुल उल्टी है, वो मैक्रो से शुरू होती है। पंच महाभूतक शरीर यानी ये मृत शरीर है। पंच महाभूत स्थूल संकल्पना है। कितने हैं? पूरे जग को, पूरे सृष्टि को आप 5 चीजों में समझो। टू ग्रॉस टू अंडरस्टैंड, टू ब्रॉड, टू ग्रॉस कैटेगरीज है, टू बिग कैटेगरीज। तो पंच महाभूत को समझो, फिर उसको कुछ चीजें पर्सनलाइज की जाती है। वो प्रकृति सार संवहन है, ये सब चीजें अब पर्सनलाइज हो गई क्योंकि अब जीवित शरीर आ गए और इसको दुष्य, देश, बल यानी अलग अलग क्राइटेरिया से इसको छटा जाता है। यानी पृथ्वी है लेकिन ये जल के साथ साथ में आ गया तो कफ की प्रकृति बन गई। अब लेकिन उसमें सारता जो है वो रक्त की है, वो रह रहा है जंगल देश में है, उसका बल कम है, उसका काल ये वृद्ध है, वृद्ध काल का, कफ प्रकृति का, रक्त सारता का, यानी समझिए ये कस्टमाइजिंग होता हो गया ये सब।
दिस इज टू माइक्रो। ये व्यक्ति सापेक्ष बनाया जाता है, यानी शरीर को देखने का तरीका भी यहाँ पर बिल्कुल अलग है, पूरी तरह से अलग और पृथक पद्धति है ये शरीर को समझने का। इसलिए क्या समझे यहाँ संक्षेप में, हमें जो पढ़ना है वो ये है, हमें जो शरीर में देखना है वो ये है। हम शरीर को परीक्षण करते वक्त यदि हम नेत्र देखते हैं तो नेत्र से मुझे क्या समझना चाहिए? वात पित्त कफ सप्तदोष सप्तदुष्य और 3 मल। यदि मैं मूत्र का परीक्षण करता हूँ या मैं कोई प्रश्न परीक्षण करता हूँ तो उससे मुझे क्या ज्ञान प्राप्त हो जाना चाहिए? इसकी टर्मिनोलॉजी ही बेसिक दोष धातु मल है। इसी तरह से शरीर को समझना। अब इस तरह से परीक्षण करने से, शुद्धता का पालन करने से शुद्ध आयुर्वेद के व्यवहार में क्या फर्क पड़ेगा, उसका कुछ दृष्टांत यहां पर मैं देता हूं। एक रुग्ण है, कुशन मेकर ने व्यवसाय से जो गद्दे है वो बनाने का, उसकी उम्र शायद यहाँ पर नहीं लिखी है लेकिन उसका उम्र आपको शायद आगे इन्वेस्टिगेशंस में दिख जाएंगे। वो जब आया तो उसको हिक्का शुरू हो गई थी। उसके पहले 21 दिन बहुत तीव्र उदरशूल, दिन में 3 बार पेन किलर्स उसको लेने पड़ते थे, उल्लास और छर्दी, जी मचलना और उल्टी होना, जलपान से भी छर्दन उसको हो रहा था, मुख में अम्लाशयता के पुरानी हिस्ट्री थी उसकी। वो ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करके आया था, CA 19.9, 218.8, वेरी हाईली इंक्रीज्ड। सोनोग्राफी से भी पता चल रहा था कि पैनक्रियाटिक हेड में कुछ सिस्टिक लीजन है। यह उसके रिपोर्ट्स। उसका लीजन का साइज आप देख सकते हैं, 27/21/21 मिलीमीटर, क्वाइट बिग साइज। और उसके जो प्रोबेबिलिटीज दिए थे उसने, मार्कर्स बढ़ा है और वहां पर लीजन भी है, इट्स अ नियोप्लाज्म, ये कैंसर है, ऐसा उसका रिपोर्ट उन्होंने दिया था। वो जो मार्कर है वही उसका ही यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड्स दिया है। उसको परीक्षण करने के बाद मैं डायरेक्टली चिकित्सा पर आ रहा हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो है ये आप प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष में देख रहे तो उसका फायदा ज़्यादा हो। इसका निदान के क्लिष्टता में मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहता। उसको पाचन करना है, अनुलोमन करना है, स्नेहपान देना है, ऐसा मैंने निर्धारण कर दिया। अभी देखिए, पहले मैं फिर से पीछे लेके जाता हूं। ये मैं चिकित्सा बता रहा हूं। उसके पहले निदान मैंने किया, जो नियोप्लाज्म जिस तरह से बोला था उसके आसान एलोपैथी के हिसाब से, द इन्वेस्टिगेशन दे हैड डन is CA 19.9 increase, there is already a lesion. What is to be done? Go for operative, और ये its prognosis is bad. Pancreatic cancer होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब जब मैं चिकित्सा कर रहा हूँ तो चिकित्सा में असाध्य व्याधि की नहीं कर सकता, इसलिए मेरी जो साध्यता है वो है साध्य। मैंने इस रुग्ण को परीक्षण करने के बाद तय किया कि ये साध्य रुग्ण है। ये साध्यता, जो कुछ इन्वेस्टिगेशंस मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं उसके हिसाब से ये याप्य या कृच्छ साध्य या असाध्य इस तरह से जाता है। लेकिन इसकी चिकित्सा शुरू की, उसको मैंने बोला था, निदान भी बता देता हूं यहाँ पर, पित्त प्रधान शूल, और उसके कारण अभी तीव्र वात प्रकोप, ऐसे 2 उसके निदान के संकर हैं। उसको जो चिकित्सा दी है वो सादी है, बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि मेरा निदान जो है उसके हिसाब से ये जो है सब वात और पित्त की चिकित्सा है। ये जो है
उसको पित्त का शमन करने के लिए और अग्नि को अच्छा करने के लिए और बल को रक्षण करने के लिए, ये दोनों अग्नि के रक्षण करने के लिए, ये सब चिकित्सा शुरू करने के बाद ये लीजन आप देख सकते हैं ये ड्रॉप हुआ। उसके बाद भी ये जो CA 19.9 है वो 218 था, वो 80 पर आ गया। उससे लक्षण उपशय तो 7 दिन में ही हुआ है। ये जो इन्वेस्टिगेशंस किए हैं वो 21 दिन के बाद के। यानी यदि मैंने शरीर को, यानी यहाँ पर जो पैनक्रिया है, मैंने पैनक्रिया को पैनक्रिया देखा, जो मुझे रिपोर्ट बता रहा है, और मैंने जो शरीर का परीक्षण करने के बाद ये तय किया कि नहीं इसमें पित्त का प्रकोप है और वात पित्त में अटक रहा है, ऐसा जब मैं निर्धारण करता हूं तो मैं शरीर को देखने का ही तरीका बदलता हूं और इसके हिसाब से ये साध्य रुग्ण है और इसके हिसाब से ये असाध्य रुग्ण है या कृच्छ्र साध्य रुग्ण है या शस्त्र कर्म साध्य रुग्ण है। इसलिए शुद्ध आयुर्वेद का व्यवहार जो है वो मूलभूत शरीर की संकल्पना ही ठीक से समझो तो जो आप परीक्षण क्या करना है, परीक्षा विषय ही क्या है, यही आप पहले समझें, यही जरूरी। इसके आगे भी शुद्ध आयुर्वेद का व्यवहार कैसे करेंगे और दो रुग्ण हम देखेंगे अगले भाग में उसमें देखेंगे चिकित्सा और उपक्रम प्राधान्य किस तरह से शुद्ध आयुर्वेद के ज्ञान से बदलता है। धन्यवाद, नमस्ते।